हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज शुरुआत करनी है इस लेक्चर नंबर 3 के तीसरे वीडियो की। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वेग नियम या वेग समीकरण के बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है ना। तो आपको ये अगर याद हो, पिछला वीडियो आपने अगर देखा है तो उसमें हमने अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के कारक पढ़ाए थे। तो उसमें था अभिक्रिया की जो क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें था अभिकारकों की सांद्रता, पहला कारक। दूसरा था ताप। तीसरा था उत्प्रेरक की उपस्थिति। और अभिकारकों की प्रकृति के बारे में भी था। तो ये फैक्टर आपको बताए थे, वहां पर डिस्कस हुआ था। और अब एक मात्रात्मक संबंध हमको समझाना है आपको। ठीक ना, एक्सप्लेन करना है कि कैसे अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभी आपने क्या सीखा था इससे पहले आपने सिर्फ गुणात्मक संबंध एक सीखा है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्रिया की दर बढ़ जाएगी, घटेगा तो घट जाएगा। लेकिन कितना बढ़ाने पर कितना बढ़ेगा, या अभिकारक की सांद्रता में हम कितना परिवर्तन कर दें, कितना कमी कर दें कि उसका क्रिया का जो दर है वो कितना कम हो जाए। तो ये जो कितना वर्ड का आंसर है ये आपको मिलेगा मात्रात्मक संबंध में, यानी क्वांटिटेटिव रिलेशन में। तो उसी रिलेशन को ये बताता है वेग नियम या फिर वेग समीकरण। ठीक ना। तो बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा टॉपिक आज डिस्कस होना है। तो बच्चों, वेग नियम या फिर वेग समीकरण को समझाने के लिए हम पहले एक क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम एक एक्चुअल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये है 2NO प्लस O2, गैसियस फेज में है सभी। और ये बन जाता है, दोनों रिएक्ट करती हैं तो बनता है 2NO2। ठीक है। इस तरह से आप ये भी रिएक्शन देख सकते हैं, CH3 और COO C2H5 कर दें प्लस H2O। ठीक ना। तो ये लिक्विड हो गया, ये एक्वस फॉर्म में है। और चलिए मान लेते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, वैसे रिवर्सिबल होती है रिएक्शन। ठीक है, मान लीजिए ये बन गया CH3COOH प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन हो गई। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस आप देखते होंगे, अपनी बुक में लिखी हुई होती हैं आपके। तो अब इसका जो वेग नियम है या वेग समीकरण है वो कैसे लिखा जाए, और इससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वेग नियम बताता क्या है। तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि किसी भी अपक्रिया का जो वेग नियम होगा उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसका ऑब्जेक्ट है कि वो आपको एक मात्रात्मक संबंध देगा। यानी जो वेग नियम या वेग समीकरण है ये एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत करता है, किसमें, अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता के बीच। ठीक ना, कि आखिर अभिकारक की सांद्रता आप कितनी घटाए बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के वेग पर उसका क्या असर होगा। तो इस तरह का जो संबंध विकसित होता है और जिस रूप में उसको हम प्रदर्शित करते हैं, एक समीकरण के रूप में दिखाते हैं, उसी को हम नाम दे देते हैं वेग समीकरण या वेग नियम। ठीक ना। तो अब इन सबका वेग समीकरण कैसे लिखा जाए। क्या हम इसका वेग समीकरण ऐसे लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 लिखा नहीं जाता। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा। ठीक ना। तो या फिर इसका मान लीजिए हमको लिखना है, हमने ऐसे लिख दिया CH3 COO C2H5 और H2O। क्या ये वेग नियम जो हमने लिखा है इस समीकरण को देखकर सही है या फिर नहीं सही है, ये सारी बातें आपको जाननी है। ठीक ना। तो वेग समीकरण का जो स्वरूप होगा वो ऐसे ही रहेगा, यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर क्या होगा, अभिकारक होगा और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया था, इसका मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता। तो स्क्वायर ब्रैकेट से सांद्रता प्रदर्शित होती है। और ये जो पावर के फॉर्म में कुछ फिगर्स लिखे जाते हैं, ठीक ना, ये घातांक के रूप में यानी घात के रूप में मौजूद है यहाँ पर। तो इस तरह से ही लिखा जाता है। लेकिन इसमें एक चीज बस क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं हो सकती
कि जो यहाँ पर हमने 2 लिखा है ये लिखा जाएगा या फिर नहीं लिखा जाएगा, कुछ और होगा। ठीक ना। तो कुल मिला के अब हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग नियम है वो हम संतुलित रासायनिक समीकरण को देखकर ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक ना। यानी जो हमने लिखा है ये सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वास्तव में वेग नियम, किसी भी अभिक्रिया के जो वेग नियम लिखे जाते हैं या उनका निर्धारण होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है बच्चों। यानी प्रयोग करा जाता है, एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, फिर देखा जाएगा कौन अभिकारक अभिक्रिया को किस हद तक प्रभावित कर रहा है। और जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हमको मिल जाएगा, तब हम इस फॉर्मेट में या इस फॉर्म में लिख देंगे और वही अभिक्रिया का वेग नियम होगा। ठीक ना। तो चलिए आपको हम एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिखाते हैं। इस रिएक्शन के लिए एक डाटा हम लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे अभिक्रिया का वेग नियम बनाया जाता है। ठीक है। और फिर समराइज करेंगे, कैसे आप डिफाइन करेंगे अपनी नोटबुक में, कैसे लिखेंगे, सब बातें बताएंगे आपको। तो चलिए देखिए यहां पर अब इस रिएक्शन को हम हटा देते हैं, ये वाली, इसी के डाटा हम लिखते हैं और आपको समझाते हैं। ये रिएक्शन हम मिटा देते हैं। देखिए इसका जो डाटा है वो ये है कि NOO2 और ये हमने लिख दिया रेट। रेट का यूनिट वही रहेगा हमेशा। इनकी कंसंट्रेशन हम यूज करेंगे, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, लेकिन रेट का हो जाएगा मोल लीटर यानी पर लीटर पर सेकेंड। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये यूनिट है इनकी। ओके। तो मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन थी 0.30 मोल पर लीटर, इसकी भी उतनी थी 0.30। और जब इन दोनों की सांद्रताएं इतना थी यानी 0.30 मोल पर लीटर थी, तब जो अभिक्रिया का वेग देखा गया वो इतना पाया गया, 0.096 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इतना हो गया। अब बच्चों कैसे पता लगाएं कि अभिक्रिया का वेग इस पर कैसे डिपेंड करेगा, इस पर कैसे करेगा? तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक की कंसंट्रेशन को घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जो कुछ करना हो आप करिए, लेकिन एक की कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट रखिए, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। तो आपको पता चलेगा कि अभिक्रिया का वेग क्या इसकी सांद्रता पर या इसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसका जो डाटा मिला उसमें यह किया गया कि इसकी सांद्रता को कांस्टेंट रखा गया और इसकी सांद्रता को बढ़ा दिया गया, 0.60 कर दिया गया। ठीक ना। मतलब कितना कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। और इसकी सांद्रता को सेम रखा गया। तो अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ गया? अभिक्रिया का वेग इतना हो गया 0.384 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। मतलब इसकी सांद्रता को दुगना करने पर वेग इतना बढ़ जा रहा है। ऑलमोस्ट कितना हो जा रहा है? ये ऑलमोस्ट 4 गुना हो जा रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 6 यानी 4 6 24 हो जाएगा और 36 2 38 हो जाएगा। ठीक ना। ऑलमोस्ट क्या लगभग एग्जैक्टली जा रहा है, 4 गुना हो गया। अब अगला एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि अब की इसकी कंसंट्रेशन को उतना ही रखा गया, ठीक, कांस्टेंट रखा गया 0.30, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया गया, 0.60 कर दिया गया। तब क्या देखा गया कि अब अभिक्रिया का वेग 0.192, ऑलमोस्ट 2 गुना। 2 से गुणा करके देख लीजिए, 12 18 19, हाँ 2 गुना ही हो गया पूरा। तो ऐसे ही डाटा पहले इकट्ठे किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है ना, कि पहले एक्सपेरिमेंट में दोनों की कांस्टेंट रखकर देखा गया तो ये वेग आया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसकी सांद्रता को दोगुना कर दिया गया और इसकी सांद्रता को सेम रखा गया, तो पता चला कि अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसकी सांद्रता को कांस्टेंट रखा गया और इसको दोगुना कर दिया गया, तो पता चला कि अभिक्रिया का वेग कितना हो गया? 2 गुना हो गया। तो अब हमको इतने डाटा मिल गए हैं कि हम वेग समीकरण लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, तो चूंकि इसके सांद्रता के
किस पर डिपेंड कर रहा है कि इसकी सांद्रता को अगर 2 गुना किया जाता है तो क्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जा रहा है। इसका मतलब जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NO की सांद्रता के द्वितीय घात के, कि जब यहां 2 करेंगे तो वेग कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यही रेट किसकी सांद्रता के, O2 के फर्स्ट पावर के होगा, यानी जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा। सांद्रता को दोगुना किया गया, यहां पर तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखिए दोगुना किया गया तो वेग भी दोगुना हो गया, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रथम घात के समानुपाती है। तो यहां 1 लिखा नहीं जाता। अब हम इन दोनों को मिला के एक साथ लिख दें, यानी R यानी अभिक्रिया की दर वो समानुपाती हो गई किसके, NO के स्क्वायर यानी NO की घात 2 के, और ऑक्सीजन यानी O2 डाई ऑक्सीजन इसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया इसका वेग समीकरण। तो बच्चों समझ में आ गया होगा किस तरह से निर्धारण किया जाता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर आपको इस तरह के डाटा दिए गए हैं तो आपको लिखना आना चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी था, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण को देख करके अपक्रिया का वेग समीकरण नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको ये सब सूचनाएं उपलब्ध हों तब आपको वेग समीकरण आपसे बनना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक ना। अब जब आप वेग समीकरण लिख लेंगे, ठीक है, ये लिख लिया आपने, तो हम वेग नियम को कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कैसे उसकी परिभाषा बनाएंगे, वो भी आसान हो जाएगा काम। मतलब इसको आप देखते रहिए और इसको देख करके आप परिभाषा बनाना सीख लीजिए, ठीक ना। रटना नहीं है, जब आपको इतना आ गया है तो इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि वेग नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो वेग नियम से हम क्या समझते हैं वो परिभाषा लिखें, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दें, ठीक है। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। ये अपक्रिया का वेग है और ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो इसको बोलेंगे सांद्रता, ठीक है। और ये घातें हैं, तो बस इतना ही आपको बोलना होता है। यानी हमको स्पेशली इस रिएक्शन के लिए परिभाषा नहीं बनानी है, हमको बनाना है सभी के लिए, कि ऐसी परिभाषा बनानी है जो सारे इक्वेशन पर लागू हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है, स्मॉल ए सामान्य अपक्रिया है, एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट सी प्लस डी, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर जो अपक्रिया का वेग है, आपको मान लीजिए डाटा दिया है या नहीं भी दिया है, तो हम मान लेते हैं कि अपक्रिया का वेग इस अभिकारक की सांद्रता के x घात के समानुपाती है और अभिकारक B की सांद्रता के y घात के समानुपाती है। तो हम आसानी से वेग नियम लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा a की पावर x और b की पावर y, ठीक ना। अब इसको देखते हुए आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं। कैसे परिभाषा लिखी जाएगी कि वेग समीकरण वह होता है जो किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग तथा उसकी अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए इन दोनों के बीच किसका निशान माना जाता है, गुणे का। तो गुणनफल शब्द यूज करना है आपको, और ये दोनों घातें हैं तो घातों को भी यूज करना है, ये दोनों अभिकारक हैं और ये इनकी सांद्रता का प्रदर्शन है। तो जब सारे सिंबल आपको पता होंगे तो परिभाषा बन जाएगी, ठीक ना। एक बार फिर से आपको समझाते हैं कैसे बनाएंगे। तो किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की उचित घात लगे, इसको हम उचित घात यहां शब्द देंगे क्योंकि हमको पता नहीं कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा, इसलिए आप उचित शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के उचित घात लगे सांद्रता पदों के गुणनफल के समानुपाती होती है, जिसमें ये जो घातें हैं ये इन अभिक्रिया के अभिकारकों के स्टैक्योमेट्रिक गुणांक के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं।
तो इतनी बड़ी सी परिभाषा है, इसको आप छोटे में भी कर सकते हैं। जो हमने लास्ट में बोला वो लाइन आप कट कर दीजिए, इतना ही लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। कितना कि अभिक्रिया की दर अभिकारकों के उचित घात लगे सांद्रता पदों के गुणनफल के समानुपाती होती है, बस। अब इसमें बच्चों ये है कि x और y जो ये घातें लगी हैं इनकी सांद्रताओं की, a और b की, ये दोनों a और b के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इसके बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी। जब बराबर हो जाए तो यहाँ पर x के प्लेस पर a रख सकते हैं, y के प्लेस पर b रख सकते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो इनका अलग मान होगा, ठीक ना। जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंट में आप देख लीजिए कि अगर हम इस बैलेंस इक्वेशन को देखकर जो लिखेंगे वेग नियम, तो वो सही पाया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ इसका आगे कुछ नहीं है यानी 1 है तो यहाँ 1 है, यानी यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर भी आ भी रहा है, एक्सपेरिमेंट से भी डिसाइड हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, ठीक ना। तो मैंने इसीलिए समझाया कि ये हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी, तो इसलिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। इसी तरह से आपको नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं, परिभाषा बना लेनी है, ठीक ना। और कैसे इसका निर्धारण होता है इसको समझाने का उद्देश्य हमारा यही था, ठीक ना। नहीं तो आप सोचते रहते हैं कि निर्धारण कैसे किया जाता है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसका एक्सपेरिमेंट करके ही कर पाएंगे। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, हायर क्लासेस में होते हैं इसके, ठीक है ना। तो पूरी बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये समानुपात है, अगर इसको हम हटा दें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आएगा K, ये हो जाएगा A की पावर X और B की पावर Y, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये K है इसको हम बोलते हैं वेग नियतांक या वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, मुख्यतः ताप पर और उत्प्रेरक पर। तो कैसे करेगा ये सब बातें आपको आगे समझाएंगे, इसको भी अलग से आपको पढ़ना है, अलग टॉपिक है कि वेग, जैसे आपने पढ़ा था अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे आपको पढ़ना है वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये अब इस इक्वेशन का स्वरूप ये हो गया आपका, इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी समानुपात हटा के इस तरह से लिख देंगे तो ये वेग स्थिरांक एक आ जाएगा। तो बच्चों अब तो ये बात समझ में आ गई थी पूरी, अभी आपको और समझाते हैं इसमें। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से कि मान लीजिए ये जो रेट हमने इस तरह से दिखाया है, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी मिल सकता है, dr अपॉन dt, कोई बात नहीं, ये भी वेग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। तो इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं k इक्वल टू a की पावर x और b की पावर y। शुरुआत में आपको बताया था हमने कि ये तात्क्षणिक दर को रिप्रेजेंट करता है, तो तात्क्षणिक दर के लिए भी यही इस तरीका बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सांद्रता इसकी कितनी है उस क्षण, और ये पावर्स हैं यानी जो घातें हैं जो हम यूज करते हैं जिस पर कि ये रेट डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से रिप्रेजेंट करें इस तरह से करें, ठीक है ना, दोनों बातें सेम है। क्लियर हो गया इतना। तो ये था वेग समीकरण, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन आप कैसे करेंगे, एक आध क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि आखिर इसका इतना सब पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों, ये कहा गया कि मान लीजिए एक ये रिएक्शन है x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई गिव्स आउट z, ये एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है यानी जो वेग नियम है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब आपको इसमें चिंता नहीं करनी है, प्रश्न का हिस्सा है कि यह क्रिया है, इसका वेग नियम लिखा हुआ है, रेट एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू k इंटू x की पावर 2 एंड y की पावर 1, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए हम x की सांद्रता को, अभिकारक x की सांद्रता को दोगुना कर दें, ठीक ना, और y की सांद्रता को भी दोगुना कर दें, तो जो अब नया वेग आएगा, अब क्रिया की जो नई दर होगी वो कितने गुना होगी पहले वाले से,
ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को देखिए, x की सांता को क्या किया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। यानी x जो था, मान लीजिए पहले इसकी सांता कितनी थी, x, ठीक है, अब कितनी हो गई, 2x, ये हो गई। फिर y की सांता ये थी, अब कितनी हो गई, 2y। तो बस इस सांता वैल्यू को, इन सांता के मानों को आप यहां रख दीजिए, दो इक्वेशन बनाइए। तो पहले आप ऐसे लिखिए, r1 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा y, ठीक है ना। और फिर r2 जो बनेगा उसमें ये वाली सांता आपको रखनी है, क्योंकि अब सांता चेंज कर दी गई ना। तो r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वेग स्थिरांक का मान वही रहेगा, सांता से परिवर्तित नहीं होता है, तो वेग स्थिरांक सेम है। तो अब x की वैल्यू कितना हो चुकी है, 2x, और ये स्क्वायर, y की वैल्यू हो चुकी है 2y, और इसकी पावर 1 ही रहेगा। अब इसका r2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी कितने गुना हो जाएगा r1 से, तो इसके लिए तरीका यही है कि आप डिवाइड कर दो दोनों को, r1 अपान r2 कर दो या r2 अपान r1 कर दो, कुछ भी कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर y, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए k 2x स्क्वायर और y की पावर 1 रहेगा। तो देखिए सॉरी, इसमें 2y हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, जो भी वैल्यू होगी कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y अपॉन, यहाँ पर देखिए बच्चों 2 2 जा 4, ये हम बाहर कर लेते हैं, और एक्स स्क्वायर कर दिया इसको, और इसमें हम 2 बाहर कर लेते हैं, 2 की पावर 1 का 2 ही रह जाएगा, और ये y हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। अब बचा यहाँ 4 2 जा 8। तो बच्चों हो सकता है यहाँ दिखे ना आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, r1 अपान r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 8। तो क्या हो जाएगा, ये r2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो r2 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू r1। कहने का मतलब कि अगर हम ऐसा करते हैं, इन दोनों के कंसंट्रेशन को दोगुना कर देते हैं, तो जो हमारा नया वेग होगा वो पहले वाले वेग से 8 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा, ठीक ना। तो ये है इंपॉर्टेंस वेग नियम की या वेग समीकरण की। इसी इक्वेशन से आप इस तरह से कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये था वेग नियम, आपको समझाया हमने। आप इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा कैसे बनाना है। जो इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिखाए थे कि NO का 0.30 था, इसका इतना था, तो इसका, वो आपको दिखाने की जरूरत अपने नोट्स में नहीं होती है, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कैसे प्रायोगिक रूप से निर्धारण किया जाता है, ठीक ना। तो आप पहले चाहो तो पहले एक सामान्य रासायनिक समीकरण लिखते हुए ये एक्सप्रेशन लाओ, और इसी एक्सप्रेशन के माध्यम से आप अपनी परिभाषा लिख दो, ठीक ना। परिभाषा लिखने के बाद आप चाहो तो एक्चुअल एग्जाम्पल का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि प्रयोगों द्वारा ये पता चला कि इसकी सांता, ठीक ना, यानी अभिक्रिया का वेग जो है वो इसकी सांता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, और ऑक्सीजन की सांता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अतः इस अभिक्रिया का वेग समीकरण इस रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका एक जनरल इक्वेशन भी हो जाएगा, एक एक्चुअल भी हो जाएगा, परिभाषा भी हो जाएगी। ये आपको आना चाहिए, और एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, जैसे इस तरह के सवाल में, ठीक ना। तो ये था वेग नियम जो आपका कंप्लीट होता है, और नोट्स अच्छे से बना लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसमें आगे इसका जो टॉपिक है बच्चों वो है अभिक्रिया की कोटि। तो चूंकि ये अभिक्रिया की कोटि जो है ये भी जुड़ा हुआ है इसी से, वेग नियम से। अगर इसमें देखा जाए तो जो हम ये घात के रूप में, यानी अभिकारकों की सांता के घात के रूप में जो लिखते हैं नंबर्स, यहाँ पर फिलहाल सिंबल्स हैं XY, यहाँ पर 2 और 1 है, तो इन्हीं का टोटल सम, जो सांता पदों की घातों का जो योग होता है वही होता है अभिक्रिया की कोटि। तो इसको डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में, ओके। तो बच्चों
अगला टॉपिक आपका है अभिक्रिया की कोटि। तो अभी बताया आपको हमने कि ये वेग नियम से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इसकी भी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, देखिए ध्यान से। जो हमने एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया लिखी थी और ये थी वो गिव्स आउट CC+DT, और इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखा गया था यानी वेग समीकरण, वो था इस तरह से R, अगर हम इज इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो K A की पावर X और B की पावर Y। तो कोई भी समीकरण का अगर वेग समीकरण लिखा जाएगा किसी भी अपक्रिया का, तो यहां पर कुछ पावर्स के फॉर्म में कुछ नंबर्स जरूर होंगे। तो उन नंबर्स को, चूंकि हमको एक सारी रिएक्शंस के लिए एक जनरल इक्वेशन तैयार करना होता है, तो यहां हम XY ले लेते हैं, ठीक ना। एक्चुअल कोई होगा तो यहाँ पर फिक्स नंबर होंगे, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसीलिए सामान्य एक अपक्रिया लिखी जाती है जो सब पर लागू हो जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक कोई अपक्रिया थी, सामान्य रासायनिक अपक्रिया, और उसका ये वेग समीकरण ये है, रेट एक्सप्रेशन ये है। तो बच्चों इसमें जो ये सांता पदों की घातें हैं यानी x और y, तो इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए, x प्लस वाई, यही क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी एक टर्म यूज किया जाता है, ठीक ना। तो इस ऑर्डर से हमको पता चलता है, एक जानकारी हो जाती है कि हाँ अगर ऑर्डर ज्यादा है तो इसका मतलब कि कंसंट्रेशन को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना। ये सब जानकारियां इससे मिल जाती हैं। तो ये टॉपिक भी यूज किया था आपके इस चैप्टर में। तो ये हो गया अपक्रिया की कोटि, और परिभाषा इसकी इतनी आसान है, ठीक ना। देखिए कैसे हम बनाते हैं परिभाषा, आप भी यहीं से शुरुआत करेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उस अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित या वेग समीकरण में मौजूद अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग होता है। परिभाषा बन गई आपकी, ठीक ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातें कौन है, यहां पर x और y है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। अब मान लीजिए जो पहले रिएक्शन हमने लिखी थी ये वाली 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2, तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, रेट इज इक्वल टू K इंटू NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। तो 1 लिखा नहीं आता, मान लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए बच्चों आपसे कहा जाए कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो आपको कुछ देखना नहीं है, सीधे आप आइए इन कंसंट्रेशन टर्म्स को देखिए। इसमें NO अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, इस अभिकारक की सांद्रता पद का जो घात है वो 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि कितना हो जाएगी, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है। तो बस आपको अगर वेग समीकरण लिखा हुआ है तो आपको बस करना क्या है, सांद्रता पदों की घातों का योग कर देना है, वही अभिक्रिया की कोटि हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप परिभाषित भी कर सकते हैं और देख करके निकाल भी सकते हैं अभिक्रिया की कोटि कितनी है। क्लियर हुई बच्चों। हाँ, फिर से वही एक समस्या आएगी कि मान लीजिए आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि भाई ये रिएक्शन लिखी है, या ऐसी जैसी कोई और रिएक्शन हो सकती है, या बहुत सारी रिएक्शन बुक में मिलती हैं, क्या उन सभी रिएक्शंस को देख करके, जो उनकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है उसको देख करके हम अभिक्रिया कोड निकाल लेंगे। तो फिर से बच्चों वही क्वेश्चन है, मतलब आंसर एक बार फिर से वही होगा कि आप, हो सकता है आपका निकालें सही भी हो जाए, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो संतुलित समीकरण को देख करके आप, हम तो यही कहेंगे नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर कभी स्थिति सेम हो जाए कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर भी हो, तो हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। लेकिन एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो संतुलित समीकरण को देख करके आप अभिक्रिया की कोटि ठीक ठीक नहीं लिख सकते, ठीक ना। इसलिए यहां भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हम सर लिख नहीं पा रहे हैं,
हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जब आपको वेग समीकरण लिखा हो तो आपको जरूर लिखने आना चाहिए, अपक्रिया की कोट आपको आनी चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए कि अभी निकाल के दिखाया भी हमने। लेकिन जब आपको वेग समीकरण ना दिया हो तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी, इसका भी निर्धारण प्रायोगिक विधियों द्वारा ही हो सकता है। हम ऐसे थ्योरेटिकली देख करके नहीं लिख सकते। बात क्लियर हो गई? तो अब कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर और हैं कि अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अर्थात अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम यहां पर 0 लिख दें तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा है अभिक्रिया का वेग। तो अगर अभिक्रिया की कोटि 0 है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है। मतलब सांद्रता आप घटाएंगे बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट जिस तरह से चल रहा है, जो अभिक्रिया का दर है वो चलती रहेगी वैसे ही। ठीक है ना? तो ये होता है 0 ऑर्डर का मतलब। तो अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, कोई पूर्ण संख्या इस तरह से जैसे 1 2 3 ये भी हो सकता है। ठीक ना? अभिक्रिया की कोटि फ्रैक्शनल भी हो सकती है, यानी हाफ, 2/3 इस तरह से भी हो सकता है। ठीक ना? तो ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आते हैं कि अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि 1 2 3 इस तरह की कोई पूर्ण संख्या भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है। 3 पॉइंट ये और हो गए। तो कुल मिला के डेफिनेशन और ये 3-4 पॉइंट और आपके माइंड में रहेंगे। तो आपको अभी एक टॉपिक और पढ़ाना है, अभिक्रिया की आणविकता। तो मैक्सिमम देखा गया है कि दोनों में डिफरेंस मोस्टली आता है कि आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो ये सारे पॉइंट आपको पता रहेंगे तो आप अंतर भी अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये था अभिक्रिया की कोटि के बारे में। ठीक है? अब अगला जो टॉपिक होगा आपका वो होगा अभिक्रिया की आणविकता, वो समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहां पर जो वेग स्थिरांक है इसकी यूनिट, इसका जो मात्रक होता है ये चेंज हो जाता है अभिक्रिया की कोटि के साथ। ठीक ना? तो इसका मात्रक का निर्धारण करने के लिए या इसके मात्रक के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वेग स्थिरांक का मात्रक का हम एक फार्मूला आपको बता दें, यानी वेग स्थिरांक का मात्रक अगर ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, मोल अपॉन लीटर कर लीजिए और यहां पर 1 - n करके फिर सेकंड इनवर्स कर लीजिए। यानी हर कोटि कुछ भी हो, अभिक्रिया कोई भी हो, सेकंड इनवर्स जरूर आएगा वेग स्थिरांक के मात्रक में। इतना तो कंफर्म हो गया। अब यहां पर 1 - n, n क्या है? तो n यहां पर है अभिक्रिया की कोटि। क्या है ये? अभिक्रिया की कोटि है। तो इस सूत्र की सहायता से आप बच्चों किसी भी अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो, आप उसके वेग स्थिरांक का मात्रक तुरंत निकाल लेंगे। ठीक ना? देखिए, हम वैल्यू पुटअप करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया 0 कोटि की है, तो आपको करना क्या है, यहां पर 0 रख देना है। 1 - 0 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और 1 आने का मतलब कि मोल, 1 आने का मतलब क्या हो गया? यानी मोल हो गया। पर लीटर है तो लीटर को ऊपर लाके आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक ना भाई? यहाँ मोल पर लीटर है ना, तो यहाँ भी 1 आएगा, इसकी घात पे 1 आएगा। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा, इसको आप न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लीटर इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स तो है ही ऑलरेडी। तो ये हो गया 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ओके, एक बात क्लियर हो गई। फिर देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, तो यहां पर n के प्लेस पर आप क्या रख देंगे? 1। और 1 - 1 क्या होता है बच्चों? 0 होता है। और किसी की घात अगर 0 आ गया तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब
प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा सेकंड इनवर्स सिर्फ। क्या लिखा होगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया इतना? तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि अब कोई अपक्रिया है वो द्वितीय कोट की अपक्रिया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो भी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं, जो फार्मूला है उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक ना? तो इसमें आप 2 रख दीजिए। जब आप 2 रखेंगे यहां पर द्वितीय कोट के लिए, तो यहां पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 - 2 = -1 आएगा। -1 का मतलब ये इनवर्स हो जाएगा, यानी ये अगर यहां पर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये मोल -1 लीटर -1 और सेकंड -1, ये तो है ही है। अब इनको रीअरेंज कर लीजिए, इसको भी न्यूमरेटर के फॉर्म में लाइए, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है ना? मोल इनवर्स, सही से लिख देते हैं इसको अच्छे से, मोल इनवर्स। अब लीटर इनवर्स अगर ये ऊपर ला रहे हो आप, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी लीटर हो जाएगा, ठीक ना? और ये सेकंड इनवर्स रहेगा। ठीक, तो सेकंड ऑर्डर में ये चीज हो जाएगी, यानी अगर मोल इनवर्स हो जाए, लीटर सेकंड इनवर्स हो जाए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पता चल जाता है इससे। और यहां पर देखिए 0 ऑर्डर का ये है मात्रक। तो जो फार्मूला आपको हमने बताया कि वेग स्थिरांक के मात्रक के लिए आप फार्मूला याद कर लीजिए, ये वाला, और इससे आपका किसी भी कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो 2-3 हमने करके आपको दिखा दिए, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको, ठीक है ना? तो ये इतने टॉपिक आपके आज फिनिश हो गए बच्चों इस लेक्चर में। अब अगले लेक्चर में फिर आपको अपक्रिया की अणु संख्यता के बारे में समझाएंगे और आगे के टॉपिक को समझाएंगे, ठीक है? तो तब तक इसका आप स्टडी करिएगा। ओके, थैंक यू।